Hello commandos, welcome to new other senior skill school class. Ma'am, I am Samar Singh. Today from this video I am going to start class 10th history का chapter first, जिसका नाम The Rise of Nationalism in Europe। कहने का मतलब हुआ यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ओके, तो सबसे पहले हम इसी टर्म को समझते हैं। राष्ट्रवाद होता क्या है? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना होता है, एक ऐसी भावना होती है जो उस देश के सभी लोगों में पेट्रोइटिज्म कहने वाला देशभक्ति की भावना होती है, किस्म की। राष्ट्रवादी क्या हुआ? राष्ट्र के हित के बारे में ही सोचना। जो भी वहां के नागरिक हैं वो हमेशा उस देश के हित के बारे में सोचते हैं, जो कि इसको हम क्या बोलते हैं? देशभक्ति की भावना होती है। तो इस लेसन को शुरू करते हैं। इस लेसन की स्टार्टिंग सबसे पहले एक फोटो दिया गया है, एक चित्र दिया गया है, और ये चित्र एक श्रृंखला है, 4 चित्रों की बनाई गई श्रृंखला है। बनाई किसने? फ्रेडरिक सारियो ने। कब बनाई थी? 1848 में फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई। उसमें सबसे ऊपर की जो श्रृंखला दी गई उसमें क्या दिखाए गए हैं? ईसा मसीह, दूसरे जो देवते हैं, देवता लोग जो, और जो फरिश्ते दिखाए गए हैं। ओके, एक चित्र में यहां पर स्वतंत्रता की मानक मूर्ति दिखाई गई है, स्वतंत्रता की प्रतीक, जिसको उस टाइम पे मूर्ति के रूप में दिखाया जाता था। स्वतंत्रता की जो आजादी है उसकी मूर्ति बनाकर पूजा की जाती थी, ताकि लोगों में राष्ट्र भावना अच्छे मतलब जोर से चल सके। जैसे अपने देश की, जिसे हम भारत माता के नाम से जानते हैं, इसी तरह से स्वतंत्रता की एक मूर्ति बनाई जाती थी, और ये लगभग लेडीज के रूप में हुआ करती। और एक तीसरा जो फोटो इसमें जो श्रृंखला में जोड़ा गया है वो है कई देशों के जो भिन्न प्रकार के झंडे लेकर इस मूर्ति के पास में अपना गुणगान करने के लिए आ रहे हैं। और इस तरह से इस फोटो में दिखाया जाएगा, बहुत सारे देशों का जिक्र किया गया, जिसमें दिखाया गया कि सभी देश मिलकर रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर जैसे सबसे आगे संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं, उसके बाद में फ्रांस के, यहीं पर स्विट्जरलैंड का भी जिक्र है, फिर फ्रांस का अपना झंडा लेकर आए हैं, जिसका जो लाल काला पीला झंडा दिखाया गया है। इसके बाद में जर्मनी, और इसके बाद में एक लंबी कतार दिखाई गई है जो अलग अलग देशों को निरूपित दर्शाती है। ये क्या शो करती है कि एक भाईचारे को दिखाने की कोशिश करती है। ये सिर्फ कल्पना है, ये सिर्फ फ्रेडरिक सारियो की एक ऐसी कल्पना जिसको नाम दिया गया है यूटोपिया। और यूटोपिया किसे कहते हैं? यूटोपिया एक ऐसी टर्म है, एक ऐसा शासन जो सपनों का शासन है, जिसमें सभी लोग ऐसे रहते हैं कि वहां पे कोई झगड़ा, कोई भी अपराध नहीं होता है, जो कि नामुमकिन है, जो कि असंभव है। ये सिर्फ कल्पना है यूटोपिया। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं? कल्पनादर्श। जिसको हम क्या बोलते हैं? कल्पनादर्श। जैसे नाम से लग रहा है कि कल्पना की गई है एक ऐसे की फ्यूचर की जो हो ही नहीं सकता है, कल्पनादर्श। ओके, इसमें यहां पर जो फोर्थ जो इसका चित्र इस श्रृंखला में जोड़ा गया है, यहां पर कुछ अवशेष दिखाए गए हैं जो कि निरंकुश शासन के
अवशेष दिखाए गए हैं, जो उनकी बिल्डिंग है या उनके जो हथियार हैं, जो भी उससे जुड़े हुए अवशेष दिखाए गए हैं। तो और वे टूटे फूटे हुए दिखाए गए हैं। अवशेष का मतलब कहता है बाकी बचे हुए। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए फ्रेडरिक सारियो ने एक ऐसी कल्पना की जो हो ही नहीं सकती। पहली बात तो इतने सारे देश जो तो पावरफुल भी हैं, जो कि दूसरे देशों के ऊपर शासन करना भी चाहते हैं, अलग अलग टाइप के वहां पर राजा हैं, ओके, और जो कि वहां पर राजतंत्र है, तो उनको तो एक कतार में दिखा दिया कि सभी भाईचारे साथ में हैं, जो कि एक कल्पना दर्श को शो करता है। नीचे दिखा रखे हैं कुछ अवशेष पड़े हैं जो कि निरंकुश शासन के अवशेष पड़े हुए हैं। इसके बाद में क्या हुआ, 4 चित्रों मतलब इसमें होगा। फिर यहां पर इसी इतना अच्छा नजारा था कि खुद ईसा मसीह देवता और फरिश्ते भी देखने के लिए आ गए, और यहां पर एक मूर्ति दिखाई गई है जो कि इसकी पूजा अर्चना करते हैं। तो इस लेसन की शुरुआत इसी चित्र के साथ होती है। तो आगे देखिए फिर अभी क्या हुआ। अभी जैसे इस चित्र को पढ़ने बाद में, अभी हम इस चित्र इस श्रृंखला का अध्ययन करने बाद में इस लेसन के जो सबसे इंपोर्टेंट टर्म है उसको पढ़ते हैं। जो पहली है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र, काफी इंपोर्टेंट है बेटा, राष्ट्र का विचार। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ये ऐसा क्यों बोला गया कि फ्रांसीसी क्रांति, क्योंकि इसमें फ्रांसीसी क्रांति का अहम रोल है। और फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई, 1789 में। कब शुरू हुई, 1789 में शुरुआत हुई। 1789 में इसकी क्या हुई, शुरुआत हुई। और इसकी शुरुआत होती क्यों है, क्योंकि इस क्रांति से जो वहां पर राजतंत्र था, उसका शासन था, उसको हटाने के लिए एक राष्ट्रवाद की लहर आई। और राष्ट्रवाद की लहर आने के बाद यहां पर किस चीज का, राजतंत्र को एबोलिश किया गया, उसको तो हटाया गया। और हटाने के बाद में यहां पर किसका जन्म हुआ, लोकतंत्र का। किसका जन्म हुआ, लोकतंत्र का। तो देखिए 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है, और यहां पर राष्ट्रवाद एक विचार, एक अभिव्यक्ति जो पूरे लहर, पूरे जोश शोर पर उन क्रांतिकारियों ने इसकी आवाज उठाई, लोगों में एकता की भावना, देशभक्ति भावना जगाई, और इसके कारण ही, इसके बलबूते पर राजतंत्र था। राजतंत्र क्या होता है, एक ऐसा शासन जहां पर राजाओं का शासन होता है। राजाओं के शासन में, जिसको मोनार्की बोलते हैं, राजाओं के शासन में वो अपने वंशजों को ही शासन अधिकारी बनाते हैं, शासन उत्तराधिकारी बनाते हैं। ओके, इसी तरह से लोकतंत्र को बताया, लोकतंत्र होता है लोगों का शासन। लोगों के अंदर पावर आ गई, जो कॉमन मैन था अभी उनके अंदर पावर आ गई, उनको कुछ अधिकार दे दिए गए। ओके, तो अभी देखते हैं इस लोकतंत्र के आगे कैसे क्या हुआ। अभी कुछ जो 1789 जो क्रांति हुई थी, क्रांतिकारियों ने लोकतंत्र या राष्ट्रवाद को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए थे, किस तरह से 1789 क्रांति सफल हुई। नंबर 1, उन्होंने लोगों को समान अधिकार दे दिए, समान अधिकार दे दिए। नंबर 2, फ्रांस का जो पुराना झंडा हुआ करता था उसको बदल कर नया झंडा बनाया, जो कि एक तिरंगा झंडा था। तिरंगा झंडा, एक झंडा बना दिया, जो नया झंडा था तिरंगा, जो कि राष्ट्रवाद का प्रतीक था। सभी लोगों में एक देशभक्ति की भावना आई। नंबर 3, देश के अंदर जो आयात निर्यात पर जो कर था उसको माफ कर दिया गया। आयात निर्यात कर को माफ कर दिया गया। ओके, इसके बाद में जो वहां की जो भाषा थी, अलग अलग क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती थी, उस सभी को खत्म करके एक भाषा बना दी गई, जिसको बोलते हैं फ्रांसीसी भाषा। को मतलब राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया, राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। और इसी में क्या हुआ, जो वहां पर माप तोल की जो इकाइयां थी, जो लोग वहां पर आयात निर्यात किया करते, तो उनको एक दिक्कत आया करती कि किसी क्षेत्र में तो अलग से माप तोल की इकाई थी, किसी में अलग थी, तो उनको क्या कर दिया, एक माप तोल की इकाई कर दी गई।
फिर क्या हुआ, यहां पर जो केंद्रीय प्रशासनिक इकाई, केंद्रीय प्रशासनिक इकाई स्थापित कर दी गई। और इसका काम क्या था, कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार, कहना मतलब समानता का अधिकार दे दिया गया। कानून के समक्ष, कानून के सामने 6, और इसमें समानता दे तिरंगा आयत निर्यात। हाँ, इसमें एक और कर दिया गया, क्या कर दिया गया भाई, स्टेट जो जनरल था, स्टेट जनरल एक प्रकार की जो हम कह सकते हैं एक एडमिनिस्ट्रेशन असेंबली हुआ करती थी, उसका नाम बदल के तो क्या कर दिया, नेशनल असेंबली कर दिया। जैसे अपनी लोकसभा संसद होती है उसी तरह से ये होती थी, इसका नाम क्या रख दिया, नेशनल असेंबली। और नेशनल असेंबली का जो चुनाव था वो आम नागरिकों के द्वारा करवाया गया, आम नागरिकों के द्वारा उसका चुनाव करवाया गया। लोकतंत्र में क्या होता है, जो चुनाव होते हैं वो आम लोगों के द्वारा होता है। इसी तरह से स्टेट जनरल जो विशेष लोगों के द्वारा बनाया जाता था, लेकिन अभी उसको हटाकर उसका नाम रख दिया गया नेशनल असेंबली। और इसका जो चुनाव थी, जो इसका इलेक्शन था, 1789 क्रांति सफल होने के बाद में जो राष्ट्रवाद की भावना था पूरे यूरोप में, पूरे फ्रांस के आसपास के देशों में पूरे प्रचार पर, पूरे प्रसार पर थी, तो वहां पर ये जो राष्ट्रवाद की जो भावना स्कूल और कॉलेजों में पहुंच गई थी। और वहां के विद्यार्थियों ने जैकोबिन दल के सदस्य बन गए। और जैकोबिन दल का क्या हुआ करता है, एक राजनीतिक दल हुआ करता है जिसमें युवा लोग जुड़ा करते और वहां पर मित्रता और भाईचारे की राजनीति को दर्शाया जाता था। और वे राष्ट्रवाद को बढ़ाने का काम करती थी, इसलिए सभी वहां पर विद्यार्थी इस जैकोबिन दल से जुड़ गए। इसके बाद में क्या हुआ, अलग अलग देशों में जैसे कि जो उसके पड़ोसी देश हुआ, जो उसके पड़ोसी देश थे उनमें क्या हुआ, जैसे कि बेल्जियम है, स्विट्जरलैंड है, जैसे बेल्जियम, जो पड़ोसी देश है स्विट्जरलैंड, कहने मतलब जो पड़ोसी देश थे, वहां पर फ्रांस की आर्मी जाती है। फ्रांस की आर्मी अपना राष्ट्रवाद का प्रचार करने के लिए जाती है और वहां पर कई देशों, कई जगह को अपने अधीन कर लेती है। अभी जब फ्रांस की आर्मी है पड़ोसी देशों पर कुछ हिस्सों पर अपना अधिकार जमा लेती है, तो आपको पता है वहां पर कुछ न कुछ जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो सुधार हुए थे उनमें कोई ना कोई अड़चन आएगी। अभी इसके आगे हम 1804, इसके आगे क्या आता है, 1804 से लेकर 1815 का दौर आता है, जो कि नेपोलियन का दौर होता है। फ्रांस में नेपोलियन का समय आता है। वही नेपोलियन ने क्या किया, जो अभी आर्मी वहां पर जबरन जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसका फायदा उठाकर, फ्रांसीसी क्रांति नहीं, जो वहां पर असहिष्णुता फैल गई थी, लोगों में अराजकता फैल गई थी, उसका फायदा उठाकर उसने क्या कर दिया, अपनी पावर को दिखाते हुए राजतंत्र को वापस लिया है। राजतंत्र को वापस लिया, लेकिन ये राजतंत्र निरंकुश न होकर इसको लोकतंत्र का जैसा ही बनाया गया। और राजतंत्र में जो इसने कानून बनाए उसको नाम दिया गया नेपोलियन की संहिता। नेपोलियन की संहिता या फिर 1804 की संहिता। ये काफी हद तक सफल रही, काफी हद तक इसमें लोग खुश थे और ये पिछले वाले से कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। तो इन्होंने कौन कौन सी खास इसमें कदम उठाए। नंबर 1, जन्म पर आधारित विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया। हुई क्या कर दिया, विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया। और सबसे ज्यादा फायदा हुआ किसानों को। किसानों की जो भूदास्ता थी, जो गुलाम थे, जो बड़े बड़े जमींदारों को बहुत मात्रा में कर दिया करते, तो वे क्या हुए, सामंती प्रणाली, जो सामंती प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया भाई। ओके, फिर यातायात और संचार के साधनों को
अच्छे से बनाया गया, उनमें सहूलियत बनाई गई ताकि व्यापार को बढ़ाने के लिए सहूलियत हो सके। तो इसने क्या किया, यातायात और संचार की सुविधा बढ़ाई गई। आप कह सकते हैं इन्होंने जो सड़कें बनाने का काम किया होगा, संचार के लिए अलग ज्यादा लोगों की भर्ती की गई होगी ताकि लोगों को सुविधा हो सके। नंबर 4, व्यापारियों को श्रेणी संघ से मुक्ति दिलाई गई। व्यापारियों को श्रेणी संघ एक ऐसा समूह हुआ करता जो एक विशेष लोगों का समूह हुआ करता, जो उन पर अतिरिक्त भार, जो कर का भार हुआ करता वो डाल दिया करते, उनको शीशा देना पड़ा करता। तो इसी तरह से व्यापारियों को श्रेणी संघ से छुटकारा दिया गया, वही मुक्ति दी गई इनको। और कानून के सामने सभी को समान अधिकार दिया हुई, सभी को समान अधिकार दिया हुई। इसमें बड़ा अच्छा चल रहा था, लोकतंत्र को खत्म करके वापस राजतंत्र को लेकर आया, लेकिन में ऐसी सुविधा दे दी गई जो कि उस लोकतंत्र से काफी बेहतर था। लेकिन इसमें क्या हुआ, यह भी असफल हो गया। इसमें क्या हुआ, अतिरिक्त जो सेनाएं थी अलग अलग देशों में जाके, इन्होंने भी अलग अलग जगह पर जाकर अपने हुकूमत कायम करने की कोशिश की और अलग अलग गुटों ने कर का भार ज्यादा बढ़ा दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट, फ्रांसीसी जो आर्मी थी उसमें जबरन भर्ती प्रक्रिया चला दी, जिसमें लोगों में काफी अशांति फैल गई। इस तरह से ये भी दौर खत्म हो गया 1804 से 1815 तक नेपोलियन का। ओके, तो उम्मीद करता हूं ये यहां तक पहला जो टॉपिक करवाया गया है ये आपको समझ में आया होगा और क्वेश्चन आंसर आराम से हो गए क्योंकि बिल्कुल आसान से समझाया गया है। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, इसी का नेक्स्ट पार्ट होगा। तो तब तक घर पर सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।